हेलो फ्रेंड्स, मैं सब इंस्पेक्टर संदीप। दोस्तों, हमारे यूपीएसआई साथियों का काफ़ी प्रश्न है कि सर हमारी परीक्षा क्या जल्दी हो जाएगी और अभी तो हम तैयार भी नहीं हैं, अभी तो मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, तो हम परीक्षा में तो अच्छा स्कोर कर ही नहीं पाएंगे, अभी तो मेंटली रूप से तैयार ही नहीं है। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि क्या परीक्षा आपके अनुसार होगी? अरे भर्ती बोर्ड जब चाहेगी तब परीक्षा करा लेगी, जब उसकी तैयारी परीक्षा की तैयारी हो जाएगी तो अपनी परीक्षा करा लेगी। तो परीक्षा चाहे दिसंबर में हो, चाहे जनवरी में हो या उसके बाद हो, वो तो भर्ती बोर्ड की टेंशन है कि वो परीक्षा कब करवाती है। आपका काम क्या है? आपका काम सिर्फ इतना है कि आप सिर्फ पढ़ाई करें। आप ये कोई पहली परीक्षा नहीं है। अगर आप यूपीएसआई की परीक्षा अगर दे रहे हैं तो इसका मतलब पहले भी कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे चुके हैं। हर बार यही होता है कि भर्ती फॉर्म फिल हो जाने के बाद यूट्यूब पे लोग कहते हैं कि परीक्षा आपकी अगले महीने हो जाएगी, 2 महीने बाद होगी। वो तो हर परीक्षा में होता है। तो आप उसकी फिक्र ना करें, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। अच्छा, पढ़ाई कैसे करना है? पढ़ाई को आपको एक योजना बना करना है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ योजना बना के करते हैं तभी आप सफल होते हैं। अगर आप डेली टारगेट बना रहे हैं और उस पर वर्क कर रहे हैं, उसको कंप्लीट कर रहे हैं, तभी आप सफल होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड एक टारगेट बनाइए। टारगेट उतना बड़ा ना हो कि आप कर ही ना पाएँ। टारगेट एक लिमिटेड बनाइए, जिसे आप अपने दिन भर में कैसे भी करके उसको पूरा कर लें। तो उतना बड़ा टारगेट ना बनाइए। आप अगर टारगेट बना के एक योजनाबद्ध तरीके से अगर पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल सफल होंगे। दोस्तों, हमारी यूपीएसआई परीक्षा में 4 सब्जेक्ट हैं, और जिसमें से मैथ, रीजनिंग और हिंदी और जीके जीएस, जिसमें मूल विधि भी है। अगर हम मैथ, रीजनिंग और हिंदी की बात करें तो इसमें अगर 40 प्रश्न अगर एक सब्जेक्ट में अगर आने हैं तो उसमें आपको कम से कम 37-38 प्रश्न करना तो जरूरी है, क्योंकि अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारा जो जीके जीएस का जो पोर्शन हमारा है या मूल विधि का पोर्शन है वो काफ़ी ब्रॉड है। उसमें तो हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। स्कोर करना तो बहुत मुश्किल है, सभी को दिक्कत होती है। जिसका हो जाए अच्छी बात है, लेकिन हमें इन 3 टॉपिक्स पे हमें 37-38 या फिर 40, मैक्सिमम 40 में 40 भी लोग करते हैं और करना भी चाहिए, तभी हमारी जो कट ऑफ क्लियर हो पाएगी। अगर ये 3 सेक्शन अगर हमारे मौजूद नहीं है, अगर हमारे हैं, फिर तो बहुत प्रॉब्लम आएगी इसमें। दोस्तों, अगर मैथ की बात करें अगर, तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में से पूरी कर सकते हैं। अगर आप एसएससी के भी एस्पिरेंट्स हैं तो आपको यूपीएसआई में भी लाभ मिलेगा इसका, क्योंकि मैथ में तो जैसे अगर देखें तो मैथ सब्जेक्ट में जो चैप्टर होते हैं उनमें टॉपिक अगर देखें तो मैक्सिमम एक टॉपिक में 15 से 20 टाइप के प्रश्न होते हैं। हमें उन टाइप को पढ़ना है। अगर उस तरह के अगर हम टाइप्स को देख करके अगर अपने नोट्स बना लिए या फिर उन टाइप्स पर अपनी कमांड बना ली तो हमें जो है बहुत फायदा मिलेगा उसमें, फिर कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। दोस्तों, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है तो आप जो परीक्षा हॉल में बैठे होंगे और आपने प्रश्न को सॉल्व किया है, अगर वो ऑप्शन अगर हमें दिख जाता है तो हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हमारा ये क्वेश्चन जो है, ये इतने क्वेश्चन तो हमारे सेफ हैं, इतने तो हमने सही प्रश्न कर ही दिए हमने। तो ये हमें काफ़ी फायदा करता है। लेकिन अगर हमारे अगर प्रैक्टिस अगर नहीं है तो फिर मैथ ही जो ऐसी है जो हमें ले डूबती है, क्योंकि एक प्रश्न करने में आप अगर 2-2 मिनट लगा रहे हैं, 1-1 मिनट लगा रहे हैं, परीक्षा हॉल में अगर फिर समय नहीं बचेगा, आप घड़ी देख रहे हैं और समय हमारा जा रहा है, तब फिर पसीने छूटते हैं। तो मैथ तो आपसे प्रैक्टिस मांगती है कि आप जितना प्रैक्टिस करें उतना ही कम है। तो मैथ के लिए तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। वो कोई भी बुक हो, आपको जो है कोई एक बुक अच्छे से करनी है, उसको 2-3 बार तो करना ही करना है। या फिर अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप ऑनलाइन में जो हर जो चैप्टर है उसमें जो टाइप्स होते हैं, आपको टाइप्स तो लिखना ही लिखना है इसमें। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग को भी हल्के में ना लें, लेकिन रीजनिंग और मैथ में जो एसएससी एस्पिरेंट्स हैं उनको काफ़ी फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप एसएससी एस्पिरेंट्स भी हैं तो आपका सेम वर्क करेगा। मैथ रीजनिंग एसएससी में और यूपीएसआई में ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग वैसे ही आती है। लेकिन आपका इंग्लिश की जगह पे हिंदी बन जाता है। और जीके, अगर जीके की बात अगर करें तो जीके तो एसएससी से बिल्कुल अलग आती है। इसमें तो जीके में अगर हम देखें सामान्य ज्ञान में तो पॉलिटी का बहुत रोल है, पॉलिटी अधिक आती है। पॉलिटी तो आपको अच्छे से इसमें पढ़नी पड़ेगी और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी पॉलिटी में, क्योंकि मूल विधि के काफ़ी प्रश्न इसमें पॉलिटी के आ जाते हैं। तो आपको संविधान अच्छे से पढ़ना है इसमें। आप अब तक तो अपनी परीक्षा के लिए सही बुक का चुनाव तो कर ही चुके होंगे, लेकिन मैं कुछ हमारी बेसिक बुक्स होती हैं उनको तो पढ़ना बहुत जरूरी है। आप उन पर जरूर पढ़ें हमको। जैसे कि जीके जीएस में अगर देखें तो लूसेंट, जो लूसेंट की जो बुक होती है वो तो रामबाण है, वो सभी परीक्षा में है और सभी के पास होगी लगभग। और जो सफल होते हैं अगर उनसे भी अगर पूछा जाए तो वो भी बताते हैं कि लूसेंट बुक एक रामबाण की तरह काम करती है। उसमें आप जब लूसेंट जब पढ़ें
तो लूसेंट को पढ़ने का तरीका भी आना चाहिए, क्योंकि लूसेंट में कोई अट्रैक्टिव चीज़ नहीं होती है, किसी की फोटो नहीं लगी होती है। लूसेंट में जब भी आप अगर पढ़ें तो एक हाइलाइटर पेंसिल लेकर बैठें। आप लूसेंट जब पढ़ें तो आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो प्रश्न जो परीक्षा में आने हैं, तो उनको हाईलाइट कर लें। तो जब आप दोबारा रिवीजन करेंगे तब फायदा करेगा आपको, और जब परीक्षा आपकी होने वाली होगी, जब रिवीजन करेंगे आप, तब फायदा मिलेगा आपको। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और समय अगर आपके पास है, तो आप जीके जीएस की अपनी नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि जब हमारा एग्जाम आने वाला होता है तब हमको रिवीजन हम सोचते कैसे करें। अगर आप नोट्स बनाए रहेंगे तो आपको उस नोट्स को पढ़ने में कम समय लगेगा और आपके अंदर जल्दी से रिवीजन भी हो जाएगा और एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो अपनी नोट्स तो अपनी नोट्स ही होती है। अगर आपके पास अगर समय अभी अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं तो अपनी नोट्स जरूर बनाइए। बाकी जीएस पोर्शन में मूल विधि की अगर बात करें तो मूल विधि में तो आपको जो 20-22 टॉपिक दिए गए हैं उसमें से जो मेन रोल था पहले था भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता, जो कि अब बदल गई है, वो बीएनएस और बीएनएसएस आ गया है। सबसे अधिक प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। और बाकी जो आपके टॉपिक्स हैं, तो वन संरक्षण अधिनियम हो गया, सूचना का अधिकार हो गया, और महिला संबंधी अपराध हो गया, बाल संबंधी अपराध हो गया, इन सब में आपको जो पढ़ाई करनी है तो आपको कोई विधि का ज्ञाता नहीं बनना है कि आप सारी धाराएं याद कर रहे हैं। मोस्टली जो प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट लगता है कि ये अधिनियम कब आया है और जो उसकी मुख्य धाराएं हैं, वो धाराएं आपको याद करनी है। सभी धाराएं अगर आप याद करेंगे तो आपके दिमाग में गूंज जाएंगी सारी धाराएं और सब आप कन्फ्यूज कर देंगी। अब दंड प्रक्रिया संहिता जो बदल के हो गई है, बीएनएसएस हो गई है, आप बीएनएस की धारा बीएनएसएस में याद कर लेंगे, बीएनएसएस की धारा बीएनएस में याद कर लेंगे, काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको कोई विधि का ज्ञाता नहीं बनना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है। तो आप यह सोचें कि हम सारी धाराएं याद करके चलें, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जो मुख्य धाराएं हैं, मुख्य धाराएं याद करनी है, क्योंकि सारी धाराएं तो हम लोग को भी याद नहीं हो पाती हैं, और जो नया कानून बन गया है तो अभी सभी कंफ्यूज हैं। तो अब आपसे एग्जामिनर इतना एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप पूरा पढ़ें। और दोस्तों, हिंदी में आपको जो है दोनों पोर्शन पे ध्यान देना होगा। जो इसमें व्याकरण है, व्याकरण पोर्शन तो ही है, दूसरा हमारा साहित्य है। हमारा जो व्याकरण पोर्शन है तो वो तो हमें इजी से याद हो जाता है, और हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। समस्या आती है साहित्य वाले में, तो साहित्य में भी आपको नोट्स बनाए आप जो इसके एग्जाम्पल हैं, और जैसे कि हम रस अलंकार पढ़ते हैं।